सरकार को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि लॉकडाउन शायद 1 या 2 दिन का होगा, 3 दिन का होगा, परंतु उनको इस एपिडेमिक के बारे में जानकारी नहीं थी। ये दिसंबर माह से शुरू हुई है, परंतु हम ये लॉकडाउन वाला जो काम है मार्च में शुरू कर रहे हैं। जो 30 त्यौहार यहाँ होते हैं वो हमारी सरकार मुहैया नहीं करा सकती, चाइना से आ रहा है, तो चाइना से वो माल आता है हमारा, ठीक है। तो हमारी सरकार की खुद बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी और निर्भरता है चाइना के ऊपर, तो होता है कि कहीं ना कहीं सरकार हमारी चुप है। अभी एक बड़ा अच्छा है कि रेडमी में जो फ़ोन है, रेडमी फ़ोन, हाँ रेडमी में जो फ़ोन है नोट 9 शायद उसकी भी सेल शुरू हुई है, क्योंकि सेल करता है चाइना उस मोबाइल का। हर आदमी ये भूल जाता है कि ये चाइनीज़ आइटम है, क्या आइटम है, तुरंत सेल पे अपना कॉन्सेंट्रेट करता है और मोबाइल खरीदता है, परचेज करना शुरू करते हैं। तो देशभक्ति को 3 मिनट में हम लोग भूल जाते हैं। चाइनीज़ आइटम को आप कैसे रोकें और इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, उसके लिए एक आंदोलन देश के अंदर करना चाहिए। कर देंगे, तो आंदोलन बिल्कुल कर देंगे। खाली बड़ी बड़ी बात करने से कुछ नहीं होगा। अभी सीमा पर तनाव है। भाजपा के चाणक्य हैं अमित शाह जी, 140 करोड़ रुपए उन्होंने वहाँ पर एलईडी पर खर्च, बांस पे लगा के उसको देख रहे हैं, गरीब लोगों को दिखाया। आप ये समझ सकते हैं कि देखिए मेरे पेट में जब खाना जाएगा मैं तभी कोई काम कर पाऊँ। वहीं एक तरफ जो गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी, इनके पास बसों की फैसिलिटी नहीं थी, हमारे मजदूरों को लाने के लिए खाने की फैसिलिटी नहीं थी। 74,000 एलईडी और उन पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करके उन्होंने ये साबित कर दिया है कि सरकार को सिर्फ चुनाव और सिर्फ चुनाव की आवश्यकता है। दारू के ठेके खोल दिए। किसने खरीदी है दारू? अमीर आदमी ने नहीं खरीदी, गरीब आदमी ने कभी अपनी एलईडी बेचकर, कभी अपनी पत्नी के गहने बेचकर और कभी अपने बच्चों की किताबें या बस्ते बेचकर उन्होंने उन दारू को खरीदने का काम किया। बाहर के लोग तो सबसे ज़्यादा परेशान हुए ना लॉकडाउन में, वो तो जवाब देने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। उन लोगों को देखने को मिली। मेरा ये मानना भी है और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि ईश्वर उनके दिल की बात को सुन, किसी भी कीमत पर, वो चाहे मोदी का चेहरा हो, अमित शाह का चेहरा हो या राजनाथ सिंह का चेहरा हो, वो किसी भी चेहरे को ध्यान में नहीं रखेंगे। उनके सामने सिर्फ एक चेहरा नजर आएगा, वो ये कि वो 2000 किलोमीटर पैदल कैसे चल के आए, वो चेहरा वो कि उनका बच्चा कैसे मरा, चेहरा वो कि उनकी माता जी को पीठ पर बिठाकर कौन लाया, चेहरा वो जो उनके पैरों में छाले पड़े हैं, चेहरा वो कि वो प्लेटफॉर्म पर सोए हैं। ये सारे चेहरे अब उनको याद रहेंगे। और अगर अभी भी कोई गलती बिहार के लोगों ने की तो उनको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा जब वो लोग ऊपर चले जाएंगे। एक चीज़ और देखने को मिली है कि जब से लॉकडाउन चला है इसमें दलित उत्पीड़न जो है तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा नहीं है कि दलित उत्पीड़न जो है सिर्फ लॉकडाउन में बढ़ा है। दलित उत्पीड़न की जो कहानियां हैं, जो चर्चे हैं, राजस्थान में भी जूते में पानी पिलाया गया, हाँ मैंने वो खबर देखी, जौनपुर में पूरी बस्ती जला दी गई, और भी तमाम इस तरह के मामले हैं जो चर्चा में आए हैं। शब्बीरपुर कांड हुआ था, सेम ऐसा ही मतलब कांड जौनपुर में भी हुआ। बिल्कुल निंदा करता हूँ सरकार का, इसमें भी बहुत बड़ा फेलियर है। सरकार ने सिर्फ चुनाव में दलितों के और पिछड़ों की बात कर। मैंने इसलिए पूछा कि मोदी जी का एक बयान आया था जब सत्ता में मोदी जी आए थे कि मारना है तो मुझे मार दो, रो रहे थे मंच से, और उनका तो मेरे दलित भाइयों को मत मारो। लेकिन फिर भी इस सरकार में देखिए मोदी जी की ये जुमलेबाजी है, शुरू से चली आ रही है। मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि मैं तो फ़कीर हूँ, मोदी जी कहते हैं कि मैं तो फ़कीर हूँ और कुछ नहीं करूँगा तो मैं सिर्फ झोला लेकर चल दूँगा, है ना। चलिए मोदी जी आपके पास कुछ नहीं है, आप तो खाली झोला लेकर चल दोगे, लेकिन आपसे जुड़े हुए जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो अमित शाह के खुद बेटे 12,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करते हैं। नमस्कार, हम लोग मौजूद हैं यूपी के सहारनपुर में, और आज बात पते की एपिसोड में हफ्ते की हम चर्चा करेंगे। उस पर हमारे साथ प्रोफेसर संदीप गौतम जी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद। संदीप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, लॉकडाउन चल रहा था, अब अनलॉक शुरू हुआ है, लेकिन उसके बाद अब सवाल ये उठता है कि कोरोना महामारी में सरकार कितनी पास और कितनी फेल हुई है, इस पर हम बातचीत करेंगे। देखिए पत्रकार महोदय, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। और कोरोना का ये एपिडेमिक जो है, महामारी है, ये पूरे विश्व में है, ऐसा नहीं है कि ये केवल भारत में है। और भारत का भी कोई भी स्टेट, कोई प्रदेश उससे अछूता नहीं रहा है। लेकिन सरकार की अगर मैं बात करूं, चूँकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और ज़्यादातर जो प्रदेश हैं वहाँ भाजपा की सरकार है, तो मेरा ये मानना है कि मोदी जी को जिस प्रकार सर्वसम्मति से सारी जो कौम है, बिरादरी हैं, चाहे वो नीचे तबके का आदमी हो या बड़े स्वर्ण जाति के लोग हों, सभी ने एक तरफा वोट देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। बहुत लोकप्रिय नेता भी हैं वो। परंतु जब अब फेल और पास की बात आपने करी, बड़ा अच्छा सवाल है, ये चर्चा में भी है काफ़ी। तो इसमें मेरा यही कहना है आपको कि ठीक है, लॉकडाउन करना बहुत आवश्यक कदम था, सराहनीय कदम है, परंतु सरकार की जो पॉलिसीज़ थी, सरकार के जो कायदे कानून थे, वो अपनी तरफ से उनको कायदे कानून को भरपूर तरीके से लागू नहीं कर पाई, जिसके चलते वो जो हमारे प्रवासी मजदूर मरे हैं, उनका दुख मुझे भी है और पूरे देश को उनका दुख है। उनकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है, चाहे मोदी जी हों या प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, किसी भी प्रदेश के, कोई उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर मैं परसेंटेज क्राइटेरिया के हिसाब से बात करूँ तो लगभग 20% हमारी सरकार पास हुई है, केंद्र सरकार, और 80% फेल मैं मानता हूँ अपनी तरफ से। बिल्कुल। क्या कारण लगता है कि फेल की तरफ ही, क्योंकि सरकार जिस तरीके से सरकार ने लॉकडाउन करा,
और बड़े बड़े दावे करे कि जो है लॉकडाउन में लोगों के हित की बात की जाएगी, उन तक खाना सरकार मुहैया करेगी, गरीब लोगों को घर भिजवाने की बात करेगी। लेकिन उसके बाद जब बिहार चुनाव आता है 144 करोड़ रुपए वहाँ एलईडी पे खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन जो प्रवासी मजदूर हमारे भाई जो सड़कों पे भटक रहे थे उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाई सरकार। ये फेलियर कैसे मतलब इस पर हुआ? फेलियर आप साफ देख सकते हैं। फेलियर का सीधा सीधा मुद्दा यही है कि 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज मोदी जी ने अपनी तरफ से दिया, परंतु आर्थिक पैकेज एक तरफ से सिर्फ वो जुमलेबाजी थी, क्योंकि प्रवासी मजदूर को घर भेजने के लिए जो मदद करने की आवश्यकता थी, चाहे वो बस के द्वारा हो, ट्रेन के द्वारा हो, क्योंकि भारतीय रेल अपने पूरे विश्व में सबसे बड़ा नेटवर्क है। हम चाहते तो अपने प्रदेश में ट्रेन की कनेक्टिविटी से और हम उनको घर भिजवा सकते थे, लेकिन सरकार नहीं कर पाई है। ये सरकार को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि लॉकडाउन शायद 1 या 2 दिन का होगा, 3 दिन का होगा, परंतु उनको इस एपिडेमिक के बारे में जानकारी नहीं थी। और मैं मानता हूं कि जब मोदी जी इतने सर्वसम्मति से नेता बने हैं, उनकी WHO में भी बड़ी अच्छी बातचीत है। तो WHO ने जब ये बता दिया था कि ये एपिडेमिक और ये जो महामारी है ये दिसंबर माह से शुरू हुई है, परंतु हम ये लॉकडाउन वाला जो काम है मार्च में शुरू कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी जनवरी से शुरू होनी चाहिए थी, मेरा ये मानना है। सरकार वहाँ पूरी तरह से फेल हुई है, प्रवासी मजदूर हमारे मरे हैं, आर्थिक पैकेज सिर्फ जुमलेबाजी में रहा है, उसका लाभ सीधा सीधा अडानी, अंबानी और बड़े बड़े जो दिग्गज हमारे बिल्डर हैं, दिग्गज जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के लोग हैं, सिर्फ उनको पहुंचा है। प्रवासी मजदूर हमारा आज भी उसी लेवल पर है जहां उसको रहना चाहिए था पहले से। संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, उधर लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग लॉकडाउन में बिजी हैं, लेकिन उधर खबर ये आती है कि चाइना भारत में घुस गया है और हमारे कुछ जवान भी शहीद हो गए हैं, सरकार हमारी चुप है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या लगता है आपको, किस तरीके की मानसिकता सरकार की है, क्या करना चाहती है सरकार? ठीक है, अभी बड़े दुख का ये विषय है कि 20 हमारे जो सैनिक हैं उनकी शहादत हुई है, शहीद हो गए हैं हमारे सैनिक, बड़े दुख की बात है। एक संधि हुई थी हमारी चाइना के साथ में कि हम लोग कभी भी जो वार होगा, आगे भविष्य में युद्ध होता है तो गोलीबारी नहीं होगी, उसमें हम किसी भी तरह का इम्यूनेशन या असला हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। वही फेज़ यहाँ पे हमें देखने को मिला। हमारे सैनिक वहाँ पहुँचे, पर उनके सैनिकों ने जो उनका आर्मी जो चीफ है उन्होंने पहले से तैयारी की हुई थी कि हम किसी तरह से उनको उकसाएंगे, वो लोग हमारे पास तक आएंगे। डंडे थे उनके पास में जिसके ऊपर तार लिपटी हुई थी, बाड़ जिसको कहते हैं कील वाली, उनसे उन्होंने वार किया। हमारे 20 सैनिकों को शहादत हुई वहाँ पे। सरकार चुप है क्योंकि सरकार को भी ये पता है कि चाइना हमसे बड़ा है आर्मी के मामले में, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा ये कि उसने चाहे नेपाल की तरफ हो, अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा हो या तिब्बत का कुछ हिस्सा हो, उसने वो कब्जा रखा है हमारा। वहाँ उसने नेपाल के साथ मिलकर, पाकिस्तान के साथ मिलकर वो पानी वाला जो काम किया है बांध बनाने का, उस पर भी सरकार ने हमारी चुप्पी साधी है। सिर्फ उसकी चुप्पी साधने का एक यही विषय है क्योंकि सरकार ने भी कहीं ना कहीं समझौता किया हुआ है। हमारी जो मार्केट है, सरकार के पास ऐसी कोई पॉलिसीज़ नहीं है कि गरीब आदमी के पास में वो LED बल्ब पहुँचा पाए, लड़िया वो पहुंचा पाए, पिचकारी वो पहुंचा पाए। ऐसे सारे ज़रूरत का सामान जो 30 त्यौहार यहाँ होते हैं वो हमारी सरकार मुहैया नहीं करा सकती। चाइना से आ रहा है, तो चाइना से वो माल आता है हमारा, ठीक है। तो हमारी सरकार की खुद बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी और निर्भरता है चाइना के ऊपर। तो भारत भी ये सोचता है, सरकार भी ये सोचती है कि हम अपने रिश्तों में अगर खटास लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड हमारा बंद हो जाएगा, जिससे कि जो गरीब तबका है हमारा वो उन सुविधाओं को, उनका लाभ नहीं ले पाएगा जिनका उसको लाभ लेना चाहिए था। तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार हमारी चुप है और मोदी जी का मैं फेलियर मानता हूँ। देश में लोग विरोध कर रहे हैं चाइना के सामान का कि हम लोग चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे, हम लोग उसको जलाएंगे या, ठीक है, लेकिन देश में चाइना का सामान आखिरकार आ कहाँ से रहा है? ये बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है। कहीं भी कोई चीज़ अगर जाती है, मैं अगर प्रदेश की बात करूं, हम अगर यूपी में बैठे हैं, उत्तराखंड मुझे जाना है तो मुझे मोहन से पार जाना पड़ेगा, वहाँ पुलिस तैनात है, बॉर्डर पे अपनी पुलिस होती है, तो वहाँ से मुझे पास होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि विदेश चाइना से कोई सामान उड़ के आ रहा है या हेलीकॉप्टर के द्वारा वो गरीबों के ऊपर फेंका जा रहा है और गरीब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पॉलिसी होती है ट्रेड की, जो एक देश दूसरे देश के साथ में साझा करता है, वही पॉलिसी यहाँ भी है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जो सामान अभी है हमारे पास, चाहे मेरे पास हो, आपके पास हो, या तमाम उन लोगों के पास हो जो गरीब हैं या मिडिल क्लास के हैं, सस्ते के चक्कर में हम लोग लेते हैं सामान, और लेना भी चाहिए। आदमी अपना इकोनॉमिकल स्टेटस और आर्थिक जो दायरा है उसका वो देखता है। तो मेरा ये कहना है उसको कि जो सामान अभी है आप उसका इस्तेमाल तो कर ले, परंतु अगर वो सामान बिकेगा ही नहीं मार्केट में, मोदी जी हमारी सरकार के जो दिग्गज नेता हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो उस सामान को वहाँ से मंगवाएंगे ही नहीं, तो सामान यहाँ आएगा नहीं, और जब आएगा नहीं तो कोई खरीदेगा नहीं, फिर इस तरीके का विरोध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरा यही मानना है कि सामान तोड़ने से कुछ नहीं होगा। LED जो आपने खरीदी आप उसका इस्तेमाल करें, उससे आप देशभक्ति नहीं
उजागर कर सकते हैं अपनी। अभी एक बड़ा अच्छा है कि रेडी में जो फ़ोन है, रेडमी फ़ोन, हाँ रेडमी में जो फ़ोन है नोट 9 शायद, उसकी भी सेल शुरू हुई है। आप यकीन नहीं करेंगे पत्रकार महोदय, सिर्फ 3 मिनट में हमारे देश की जो देशभक्ति है, भारत देश की, 3 मिनट में उस पूरे देश की देशभक्ति की धज्जियां उड़ जाती हैं, क्योंकि सेल करता है चाइना उस मोबाइल का। हर आदमी ये भूल जाता है कि ये चाइनीज़ आइटम है, क्या आइटम है, तुरंत सेल पे अपना कॉन्सेंट्रेट करता है और मोबाइल खरीदता है, परचेज करना शुरू करते हैं। तो देशभक्ति को 3 मिनट में हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि सस्ता सामान है। आप इन सारी चीज़ों को बंद करिए। सरकार से मेरा अनुरोध है, चाहे वो केंद्र सरकार में बैठे कोई भी मंत्री हो जो इसमें डील करते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है। और ये कहिए कि मेरे उनको चेतावनी भी है, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, पत्रकार संघ को हम लेकर जाएंगे, मैं अपने समूह के सारे लोगों को लेकर जाऊंगा और उनसे हम पूरे के पूरे धरने प्रदर्शन कराएंगे और बताएंगे लोगों को कि हाँ, चाइनीज़ आइटम को आप कैसे रोकें और इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए एक आंदोलन देश के अंदर करना चाहिए। कर देंगे आंदोलन, बिल्कुल कर देंगे। खाली बड़ी बड़ी बात करने से कुछ नहीं होगा। अभी सीमा पर तनाव है, लेकिन वहीं आप अगर देखने की कोशिश करें तो एक संघाई इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जिसको मोदी जी ने या हमारी सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने 1126 करोड़ रुपए का, ठीक है, टेंडर दिया है। बताइए मुझे क्या आवश्यकता है? टनल बनाने के लिए क्या हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है? टनल बनाने के लिए क्या हमारे पास मजदूर नहीं है? क्या हमारे पास में स्किल्ड इंजीनियर नहीं है? अरे सब मौजूद हैं यहाँ, लेकिन सरकार करना नहीं चाहती है। सरकार अपने समझौतों पर काम करती है, उसी के चलते सरकार बार बार मेक इन इंडिया जो सरकार ने चलाया वो भी कुछ नहीं है। मेक इन इंडिया कुछ भी नहीं है। मेक इन इंडिया और मेक इन इंडिया में फ़र्क नहीं बता पाएंगे मेरे सरकार के लोग जो सरकार में बैठे हैं। जीडीपी के बारे में पूछना चाहूँ तो जीडीपी नहीं बता पाएंगे, ठीक है। एक तरफ अगर मैं यूएसए की बात करूं, उसने भी घुटने टेक दिए हैं कोरोना को लेकर। क्रूड ऑयल का रेट इतना गिरा है कि वो माइनस में चला गया है, ठीक है ना। उसने कहा है कि मेरा क्रूड ऑयल कोई लेके चला जाए तो मैं उसको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट दूंगा, क्योंकि मेरे पास इसको सिक्योर करने की जगह नहीं है। वहीं मेरे यहाँ पर कभी 10 रुपये बढ़ जाते हैं पेट्रोल को और डीजल को, और एक स्टेट से और दूसरे स्टेट में जाने वाली जो बसें हैं हमारी है, जो ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी है, उनके किराए में वृद्धि हो रही है। तो कहीं ना कहीं मेरा मजदूर मर रहा है, कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्गीय जो दायरा है हमारा, तबके के जो लोग, गरीब तबके के जो लोग हैं, बस वो इस पे उन्हीं के ऊपर प्रहार हो रहा है। चाणक्य जी के बारे में बात करेंगे। भाजपा के चाणक्य हैं अमित शाह जी। पूरे लॉकडाउन में वो कहीं दिखाई नहीं दिए, और जैसे ही चुनाव शुरू होता है बिहार में सबसे पहले रैली अमित शाह जी करते हैं। 144 करोड़ रुपए उन्होंने वहाँ पर एलईडी पर खर्च किया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए 74,000 एलईडी शायद उन्होंने लगवाई हैं, बांस पे लगा के उसको देख रहे हैं, गरीब लोगों को दिखाया। तो आप ये समझ सकते हैं कि देखिए मेरे पेट में जब खाना जाएगा मैं तभी कोई काम कर पाऊंगा, है ना। ये उन गरीबों को भी समझना है। परंतु चुनाव की एक बड़ी अच्छी रणनीति है कि चुनाव हमेशा उस आदमी को अफेक्ट करता है जब आप किसी की ज़रूरतों पर वो कुरेदते हैं, उसकी ज़रूरतों को कुरेदने की कोशिश करते हैं, स्क्रैच करते हैं उसको। तो अभी क्या हुआ है, 74,000 एलईडी बांटकर उन्होंने ये कोशिश करी है कि जिसको वो एलईडी का चार्ज मिला है कि आप इसका प्रदर्शन करिए। वर्चुअल रैली हम लोग कर रहे हैं, चाहे बांस पे लटकाइए, पेड़ पर लटकाइए, अपने घर में रखिए, परंतु लोगों को इकट्ठा करके हमारी वो सारी योजनाएं उनको बताइए और ये एलईडी तुम्हारी हो जाएगी, ठीक है। तो एक गरीब आदमी को जब आप 10,000 रुपये की एलईडी सिर्फ इसलिए दे रहे हो कि आप वर्चुअल रैली का मेरा टेलीकास्ट उनको दिखा दो, तो कोई भी गरीब आदमी उसको ले लेगा। लेकिन रवैया बिल्कुल गलत है। वहीं एक तरफ जो गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी, इनके पास बसों की फैसिलिटी नहीं थी हमारे मजदूरों को लाने के लिए, खाने की फैसिलिटी नहीं थी। 74,000 एलईडी और उन पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करके उन्होंने ये साबित कर दिया है कि सरकार को सिर्फ चुनाव और सिर्फ चुनाव की आवश्यकता है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि गरीब की आवश्यकताएं क्या हैं, गरीब की ज़रूरतें क्या हैं। आप एक तरफ देखिएगा, स्कूल पूरी तरीके से बंद है, वहीं आर्थिक रूप से जूझ रहे भारत को, समझिएगा आप इन लाइनों पे थोड़ा सा फोकस करिएगा पत्रकार महोदय, आर्थिक रूप से जूझ रहे हमारे ये जो देश हैं, उन पर उन्होंने कनेल कसने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम लोग बहुत पीछे जा चुके हैं, दारू के ठेके खोल दिए। किसने खरीदी है दारू? अमीर आदमी ने नहीं खरीदी, गरीब आदमी ने कभी अपनी एलईडी बेचकर, कभी अपनी पत्नी के गहने बेचकर और कभी अपने बच्चों की किताबें या बस्ते बेचकर उन्होंने उन दारू को खरीदने का काम किया है। तो आप ये समझ सकते हो कि ये देश दारू से चलता है, ये गुटखे से चलता है, शराब से चलता है, ये सिगरेट से चलता है। इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। परंतु मेरा ये बहुजन लोग जो हैं इस देश में बहुत रहते हैं, SC ST और OBC का जो तबका है वो बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम वर्ग भी बहुत ज़्यादा है इसमें। मेरा उनसे निवेदन है, आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है। पढ़ाओगे तभी आप समझ पाओगे कि सही क्या और गलत क्या है। ये टाइम हो सकता है कि टाइम लग जाए इसमें, परंतु आप पढ़ने पर फोकस कीजिए। मेरा सभी कम्युनिटी, बिहार के लोग तो सबसे ज़्यादा परेशान हुए ना लॉकडाउन में, वो तो जवाब देने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। अब
बिल्कुल तैयार है। समस्या उन लोगों को देखने को मिली। मेरा ये मानना भी है और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि ईश्वर उनके दिल की बात को सुने। ठीक है, ये बैलेट से चुनाव होगा या ईवीएम से चुनाव होगा ये तो वक्त बताएगा, परंतु मेरा ये मानना है कि किसी भी कीमत पर, वो चाहे मोदी का चेहरा हो, अमित शाह का चेहरा हो या राजनाथ सिंह का चेहरा हो, वो किसी भी चेहरे को अब ध्यान में नहीं रखेंगे। उनके सामने सिर्फ एक चेहरा नज़र आएगा, वो ये कि वो 2000 किलोमीटर पैदल कैसे चल के आए, वो चेहरा वो कि उनका बच्चा कैसे मरा, चेहरा वो कि उनकी माता जी को पीठ पर बिठाकर कौन लाया, चेहरा वो जो उनके पैरों में छाले पड़े हैं, चेहरा वो कि वो प्लेटफॉर्म पर सोए हैं। ये सारे चेहरे अब उनको याद रहेंगे। और अगर अभी भी कोई गलती बिहार के लोगों ने की तो उनको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा जब वो लोग ऊपर चले जाएंगे। एक चीज़ और देखने को मिली है कि जब से लॉकडाउन चला है इसमें दलित उत्पीड़न जो है तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि दलित उत्पीड़न जो है सिर्फ लॉकडाउन में बढ़ा है। दलित उत्पीड़न की जो कहानियां हैं, जो चर्चे हैं, जैसे राजस्थान में भी जूते में पानी पिलाया गया, हाँ मैंने वो खबर देखी है। जौनपुर में पूरी बस्ती जला दी गई, और भी तमाम इस तरह के मामले हैं जो चर्चा में आए हैं। सहारनपुर में भी एक शब्बीरपुर कांड हुआ था, सेम ऐसा ही मतलब कांड जौनपुर में भी हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मनीष जी, मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में ये घटनाएं बढ़ी हैं, ठीक है ना, लेकिन इनका बढ़ने का एक बड़ा कारण है जो मेरा मानना है, वो ये कि अभी पैसा नहीं है किसी की भी जेब में। हर आदमी बेरोजगार है जो गरीब है, तो किसी भी तरीके के घर जलाकर, किसी को भी मारपीट कर उनको सीधा सीधा ये संदेश देने की कोशिश है कि इनके घर किसी स्वर्ण जाति के आदमी ने नहीं जलाए, या तो मध्यम वर्गीय परिवार ने उनके घर जलाए हैं, या कोई दलित ही उनके घर जला रहा है, क्योंकि एक दूसरा आदमी की टांग इसलिए खींचने को तैयार है कि मेरे पास पैसा नहीं है, शायद इसके पास कुछ पैसा होगा, मैं उसको लूट लूँ, समझ गए। तो इसलिए भी ये उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं वो बढ़ सकती हैं। मैं निंदा करता हूँ, सरकार का इसमें भी बहुत बड़ा फेलियर है। सरकार ने सिर्फ चुनाव में दलितों के और पिछड़ों की बात करी। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मोदी जी का एक बयान आया था जब सत्ता में मोदी जी आए थे कि मारना है तो मुझे मार दो, रो रहे थे मंच से, और उन्होंने कहा था मेरे दलित भाइयों को मत मारो। लेकिन फिर भी इस सरकार में देखिए, मोदी जी की ये जुमलेबाजी है, शुरू से चली आ रही है। मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि मैं तो फ़कीर हूँ, मोदी जी कहते हैं कि मैं तो फ़कीर हूँ और कुछ नहीं करूँगा तो मैं सिर्फ झोला लेकर चल दूँगा। हाँ। चलिए मोदी जी, आपके पास कुछ नहीं है, आप तो खाली झोला लेकर चल दोगे, लेकिन आपसे जुड़े हुए जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो अमित शाह के खुद बेटे 12,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करते हैं, ठीक है ना, एक छोटी सी कंपनी से, ठीक है। अब जब वो एक छोटी सी कंपनी से 12,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करते हैं, तो आप इससे समझिएगा कि मोदी जी भले ही अपनी झोली भर रहे हो या ना भर रहे हो, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए तमाम उनके साथ के लोग हैं वो जरूर झोली भर रहे हैं। तो उनका फोकस सिर्फ झोली भरने पर है, जुमलेबाजी पर है, और किसी चीज़ पर नहीं। रोकथाम हो पाएगी ये जो मामले एट्रोसिटी के? बिल्कुल होगी, रोकथाम होगी। उसके लिए दलितों को बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा। काशीराम साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। काशीराम जी के भी मूवमेंट अब दो तरफ दिखाई दी, उधर एएसपी उधर बीएसपी, तो ये भी अब इसमें थोड़ी फाड़ नजर आ रही है। हाँ देखिए, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, एएसपी आज़ाद समाज पार्टी, ठीक है ना, ये एक उन्होंने मुहिम चलाई थी, भीम आर्मी भारत एकता मशीन, ठीक है ना, ये जो भी था उनका मुद्दा। पर मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद भी अपने मुद्दों से भटक रहे हैं, ठीक है ना। बहन जी, क्योंकि उनके बयान भी मैंने देखे ना कि मंच से वो कहते कि अगर आपका भाई चुनाव लड़ेगा तो गोली मार देना, ये इस तरह के बयान भी चंद्रशेखर के बिल्कुल करे हैं उन्होंने। जब बनारस में चुनाव की बात आई है तो उन्होंने कहा कि मैं मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि वो कभी कभी मोदी को जिताने की भी बात करते हैं, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो कभी बोला नहीं है उन्होंने। जैसे अभी कोई ऐसी सीट है वहाँ बसपा कैंडिडेट भी, एएसपी का कैंडिडेट भी लड़ेगा, तो वहाँ फायदा तो भाजपा आराम से ले जाएगी, बिल्कुल। वोट जो है दो जगह। तो मेरा ये कहना है, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो या मायावती हो, ठीक है ना, इन दोनों को बैठकर बात करनी चाहिए। अगर चंद्रशेखर आज़ाद को ये लगता है कि उसके पास 20 से 25 साल का जो युवा वर्ग है वो उससे प्रभावित है, तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि प्रभावित है। तो प्रभावित अगर वो है तो आप अपनी वोटों से प्रभावित करके सत्ता का परिवर्तन करिए बहन जी के साथ मिलकर, है ना। इंडिपेंडेंट लड़कर अगर आप समझते हैं कि आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो वो सपना बड़ा लंबा है, ठीक है, उस सपने को देखना अभी इतना उचित नहीं होगा, मेरा ये मानना है। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप जी, आपने हमें समय दिया। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर संदीप गौतम जी, और हमारे दर्शकों से आप चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिए और इसे जितना ज़्यादा शेयर करने के लिए आप कह दीजिए। दोस्तों, आज जिस प्रकार से ये सारी बातचीत हुई है हमारी यहाँ पत्रकार मनीष कुमार जी के साथ में, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि मनीष कुमार जी ने लगातार दलित, पिछड़ों, ओबीसी और इन तमाम अल्पसंख्यक लोगों यानी मुस्लिम समाज के लोगों की आवाज़ उठाने की कोशिश की है इन्होंने, और दिखाया भी है।
और सबसे बड़ी बात इस चैनल की यह है कि ये सच्चाई के साथ काम करता है। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, आग्रह है और निवेदन भी है, हाथ जोड़कर मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि अगर और जितने दर्शक मेरे इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं या वीडियोज़ को हमारी देख रहे हैं, अगर उन लोगों ने इस चैनल को SRE न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ SRE न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पूरे देश में, और क्योंकि आप तो कहीं नहीं जा सकते, लेकिन पूरे देश की खबर मनीष कुमार जी आपको दिखाते हैं, तो पूरे देश की खबर देखने के लिए आप मनीष कुमार जी के चैनल बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर संदीप गौतम जी, जो लगातार चर्चाओं में रहते हैं और काफ़ी सारे सामाजिक मुद्दों पर भी काम करते हैं, प्रोफेसर हैं। और अगर आपका कुछ कहना है तो कमेंट कीजिए, और प्रोफेसर संदीप गौतम जी से बात करनी है तो कमेंट में अपना नंबर दे दीजिए, ताकि वो आप कॉल ज़रूर करना हमारे दर्शकों को। और आपका इस बारे में क्या कहना है, जो चर्चा आज की गई है बात पते की, ये एपिसोड था जिसमें संदीप गौतम जी ने हमें समय दिया। सर शुक्रिया बहुत बहुत। और हम उम्मीद करते हैं आगे भी संदीप जी हमें समय देते रहेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए।